नमस्कार, जय हिंद, जय सिया राम। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने कोचिंग संस्थान एबीसी एग्रो क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज लेकर आए हैं आपके लिए एक मज़ेदार टॉपिक जिसका नाम है वेदर एंड क्लाइमेट, यानी कि मौसम और जलवायु। तो चलिए शुरू करते हैं अपना जो टॉपिक है मौसम और जलवायु। साथियों, हमारा जो टॉपिक है मौसम और जलवायु, मौसम और जलवायु यानी कि वेदर एंड क्लाइमेट। तो साथियों, मौसम और जलवायु क्या दोनों एक ही हैं या इन दोनों में कोई अलग अलग बात है? तो साथियों, मौसम किसको कहेंगे? किसी स्थान विशेष की तात्क्षणिक यानी कि एट द टाइम की और बहुत ही कम समय की अल्पकालिक जो भी जलवायुवीय दशा है उसको हम कहेंगे साथियों मौसम कहेंगे। यानी कि किसी स्थान विशेष की, जैसे ये उदयपुर है, उदयपुर में अभी जैसा मान लो बादल छाए हुए हैं तो वो मौसम कैसा हो जाएगा? क्लाउडी मौसम हो जाएगा। फिर मान लो हो सकता है थोड़ी देर बाद बरसात हो जाए तो वो रेनी हो सकता है, या फिर मान लो वापस धूप खिल जाए तो सनी हो जाएगा। यानी जो मौसम है वो किसी स्थान विशेष की तात्क्षणिक एवं अल्पकालिक वायुमंडलीय जो दशा है उनको तो हम कहेंगे साथियों मौसम कहेंगे। और जो जलवायु है वो किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय की जो भी मौसम संबंधित घटनाएं हैं उनका जो सामान्यीकरण होगा वो होगा साथियों जलवायु। तो दोनों को हम देखते हैं एक एक करके, दोनों में क्या अंतर है, दोनों में क्या अलग अलग बातें हैं। पहला तो है साथियों मौसम। मौसम यानी कि वेदर, मौसम यानी कि वेदर। और साथियों एक है जलवायु। जलवायु यानी कि क्लाइमेट। मौसम और जलवायु। साथियों, मौसम किसे कहेंगे? तो किसी स्थान विशेष की किसी स्थान विशेष की किसी स्थान विशेष की किसी स्थान विशेष की तात्क्षणिक यानी कि उसी समय की तात्क्षणिक एट द टाइम, तात्क्षणिक एवं अल्पकालिक यानी कि ये क्या होगा? कम समय में परिवर्तित हो सकता है। अल्पकालिक जो मौसम है वो एक दिन में भी परिवर्तित हो सकता है। एक दिन में हमें एक से अधिक प्रकार के मौसम दिखाई दे सकते हैं। किसी स्थान विशेष की तात्क्षणिक एवं अल्पकालिक वायुमंडलीय 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 दशाओं, वायुमंडलीय जो एटमॉस्फेरिक स्टेटस होंगे जो उसको हम कहेंगे वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाता है। किसी स्थान विशेष की तात्क्षणिक एवं अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाएगा। और साथियों, यदि हमसे पूछा जाए कि जलवायु किसे कहा जाए तो जलवायु क्या होगा साथियों? किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक यानी कि लंबे समय की दीर्घकालिक। ये मौसम जो है साथियों वो एक समय में हमें एक से अधिक प्रकार के मौसम एक दिन में भी दिखाई दे सकते हैं, परंतु यह है दीर्घकालिक। तो यानी कि लंबे समय की अवधि। तो लंबा समय यानी कि कितना हो जाएगा साथियों? यह 31 वर्षों का, यानी कि 31 वर्षों का, लगभग 31 वर्षों का 31 वर्षों का जो मौसमी घटनाएं जो होती हैं, मौसमी घटनाओं का सामान्यीकरण जलवायु या क्लाइमेट कहलाएगा। तो ये तो अंतर हो गया मौसम और जलवायु की परिभाषा का। मौसम कहेंगे किसी स्थान विशेष की तात्क्षणिक एवं अल्पकालिक वायुमंडलीय दशाओं को मौसम कहा जाएगा। और किसी स्थान विशेष की दीर्घकालिक यानी कि हम कह सकते हैं 31 वर्षों की जितनी भी मौसमी घटनाएं हैं उनका सामान्यीकरण तो कहलाएगा जलवायु कहलाएगा। फिर मौसम विज्ञान का अध्ययन हम करेंगे मेटियोरोलॉजी में। किसमें करेंगे साथियों? मेटियोरोलॉजी में। तो
तो साथियों ये जो मेट्रियोलॉजी शब्द है या मेट्रियो शब्द से ये शब्द बना है, मेट्रियोलॉजी शब्द मेट्रियो शब्द से बना है। यह साथियों ग्रीक भाषा का शब्द है, यह ग्रीक भाषा का शब्द है। और आपका जो क्लाइमेट शब्द है, ये क्लाइमेट शब्द लैटिन भाषा का शब्द है, क्लाइमेट लैटिन भाषा का शब्द है। फिर साथियों एक शब्द अभी हमने देखा वायुमंडल, हमने एक शब्द देखा अभी वायुमंडल। तो मंडल क्या होते हैं? तो धरातल पर जो हमारा ब्रह्मांड है, धरातल नहीं साथियों, जो ब्रह्मांड है यानी कि जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड पृथ्वी है, उस पृथ्वी पर जो मंडल पाए जाते हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले संसाधनों के आधार पर हमारा जो ब्रह्मांड है उसको हमने 3 भागों में, पृथ्वी को 3 भागों में बांटा है, उसको 3 मंडलों में बांटा है। कितने मंडलों में साथियों? 3 मंडलों में बांटा है। ये मंडल कौन कौन से हैं? तो एक तो मंडल है साथियों जिसको हम कह सकते हैं जल मंडल, जल मंडल। एक मंडल है वो है साथियों जलमंडल, जिसको हम कह सकते हैं हाइड्रोस्फेयर। क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर। दूसरा है साथियों थलमंडल, थलमंडल जिसको कहा जाएगा लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। और एक आ जाएगा वायुमंडल, वायुमंडल यानी कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर। पृथ्वी पर जितना भी जल भाग है, चाहे वो समुद्र में हो, नदियों में हो, किसी भी प्रकार से जितना भी जल धरातल पर पृथ्वी पर पाया जाता है वो समस्त जलमंडल में आएगा। पृथ्वी पर जितना भी धरातलीय भाग है, भूभाग हो गया, जितना भी पहाड़ वगैरह सारे के सारे आ जाएंगे थलमंडल में। और वायुमंडल, वायुमंडल क्या साथियों? तो वायुमंडल के बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे। वायुमंडल की परिभाषा क्या होगी, किसको कहेंगे? वायुमंडल या एटमॉस्फेयर किसे कहेंगे? तो साथियों पृथ्वी की जो धरातल है, उस धरातल से ऊपर जितना भी गैसों का जो संगठन है, और गैसों का संगठन कैसा है साथियों? यह स्वादहीन है और गंधहीन है, यानी किसी भी प्रकार की इसमें कोई गंध या किसी भी प्रकार का कोई स्वाद का अनुभव नहीं होता है। ये केवल एक प्रकार की गैसों का संगठन है जिसको हम कहेंगे वायुमंडल। यानी कि पृथ्वी की सतह से ऊपर, पृथ्वी की सतह से ऊपर, अब ये कितनी ऊंचाई तक है इसके बारे में हम बात करेंगे। एक बार परिभाषा इसकी आप याद रखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर पाया जाने वाला, पृथ्वी की सतह से ऊपर पाया जाने वाला स्वादहीन, याद रखिए क्या उसको? स्वादहीन, स्वादहीन, साथ में गंधहीन यानी कि टेस्टलेस एंड ऑर्डरलेस, गंधहीन, गंधहीन वायुमंडलीय गैसों का संगठन, वायुमंडलीय गैसों का संगठन, गैसों का संगठन। तो क्या है वायुमंडल? पृथ्वी की सतह से ऊपर पाया जाने वाला स्वादहीन, गंधहीन गैसों का जो संगठन है उसको हम साथियों क्या कहेंगे? वायुमंडल कहेंगे। फिर जो गैसों का संगठन है यानी कि इसमें गैसें पाई जाती है, तो गैसें कौन कौन सी है वायुमंडल में पाई जाने वाली, और गैसों का संगठन किस प्रकार से है? तो वायुमंडल में पाई जाएगी नाइट्रोजन, पाई जाएगी। नाइट्रोजन कितने प्रतिशत पाई जाएगी साथियों? नाइट्रोजन पाई जाएगी 78.02%। जो नाइट्रोजन है वो 78.02% पाई जाएगी। ऑक्सीजन पाई जाएगी 20.95%। तीसरे नंबर की गैस है 0.93%। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है साथियों। इसके बाद है साथियों इसमें नियोन है 0.0018% पाई जाती है। हीलियम साथियों इसमें पाई जाएगी 0.00005%।
5% पाई जाएगी, और इसमें ओजोन ओजोन पाई जाएगी 0.00004% पाई जाएगी साथियों, इसमें ओजोन पाई जाएगी। तो ये वायुमंडलीय गैसों का संगठन हो गया। नाइट्रोजन, आप इसको नाइट्रोजन को 78 याद रख सकते हैं, ऑक्सीजन को आप 21% याद रख सकते हैं, परंतु इस CO2 को आप हमेशा 0.03% ही जो फिक्स डेटा है इसको आप याद रखेंगे। फिर इस वायुमंडल का महत्व क्या, वायुमंडल क्यों हमारे लिए उपयोगी है, पादपों के लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो जो वायुमंडल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयोगी है। इसमें ऑक्सीजन पाया जाएगा जो श्वसन के लिए उपयोगी है। तो इसलिए अब जो वायुमंडल है ये कितनी ऊंचाई तक पाया जाता है। वायुमंडल की जो ऊंचाई है साथियों, धरातल से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। जो वायुमंडल है उसकी ऊंचाई कितनी है, पृथ्वी की सतह से 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। परंतु एक बात इसमें याद रखेंगे कि इसका लगभग 90% जो भाग हैं वो केवल 40 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। 40 किलोमीटर ऊंचाई तक, यानी कि जो वायुमंडल है, जो गैसों का संगठन है वो 1600 किलोमीटर ऊंचाई तक है। परंतु जो वायुमंडल है उसका 90% भाग 40 किलोमीटर तक है। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाएंगे तो वायुमंडल का जो घनत्व है वो साथियों कम होता जाएगा। फिर साथियों वायुमंडल की परतें क्या है साथियों। वायुमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं, यानी कि जो वर्टिकल जो इसका टेम्परेचर वेरिएशन है, ऊर्ध्व तापमान में जो विभिन्नता आती है, उस विभिन्नता के आधार पर वायुमंडल को 4 परतों में बांटा गया है। 4 परतें कौन कौन सी हैं, तो देखिए साथियों, एक तो परत है जिसका नाम है क्षोभमंडल। वायुमंडल की जो परतें हैं, जो ऊंचाई में तापमान में विभिन्नता है, उसके आधार पर इसको 4 भागों में बांटा गया है। एक परत है क्षोभमंडल, इसके बाद में दूसरी परत है वो है समतापमंडल, तीसरी परत है साथियों मध्यमंडल, और एक अंतिम परत है जिसको कहा जाता है तापमंडल, या इसको कहा जा सकता है आयन मंडल। क्षोभ मंडल को हम लिखेंगे ट्रोपोस्फेयर, इसको लिखेंगे स्ट्रेटोस्फेयर, इसे लिखेंगे मीजोस्फेयर, और इसको लिखेंगे साथियों थर्मोस्फेयर। क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल एवं तापमंडल। साथियों इसको एक डायग्राम से समझेंगे किस प्रकार से। साथियों जैसे ये कोई हमारी पृथ्वी होगी, ये क्या है साथियों, हमारी पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी पर जैसे जैसे ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं तो यहां से पृथ्वी की ऊंचाई से ये जो पहली जो परत हमारे सामने आएगी, उस
परत को कहा जाता है क्षोभ मंडल, इसे कहा जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल साथियों, इस क्षोभ मंडल है उसकी ऊंचाई होती है 8 से 18 किलोमीटर। 8 से 18 किलोमीटर, यानी कि जो पृथ्वी है उससे लगभग 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते हैं, तो 18 किलोमीटर तक की ऊंचाई का जो हमारा मंडल है उसको कहा जाएगा क्षोभ मंडल। अब देखिए 8 से 18 का तात्पर्य क्या है, जहां पर ध्रुवीय क्षेत्र है, ये जो ध्रुवीय क्षेत्र है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में तो इसकी ऊंचाई होगी 8 किलोमीटर होगी, और जहां पर भूमध्य रेखा यानी कि जहां पर ध्रुवों से हम बीच में जब वापस आते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, ऊंचाई इसकी ज़्यादा होगी, यानी कि भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई होगी 18 किलोमीटर एवं ध्रुवों पर तो इसकी ऊंचाई होगी कितनी होगी, 8 किलोमीटर। साथियों ये जो परत है, ये इस परत में सर्वाधिक जो वायुमंडलीय घटनाएं हैं वो समस्त कहाँ होंगी, यहाँ पर होंगी, जैसे कि बादल, वर्षा, यानी कि समस्त प्रकार की समस्त वायुमंडलीय घटनाएं, समस्त मौसमी एवं जलवायु घटनाएं, मौसमी एवं जलवायु घटनाएं, जलवायु जो घटनाएं हैं वो कहाँ पर घटित होंगी साथियों, वो घटित होंगी इस क्षोभ मंडल में घटित होंगी। क्षोभ मंडल में जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर बढ़ते जाते हैं वैसे ऐसे तापमान में क्या होगी, इसमें तापमान में कमी होगी। जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तापमान में कमी होगी। इस तापमान में कमी को हम कहते हैं लैप्स रेट। क्या कहेंगे साथियों, लैप्स रेट। लैप्स रेट यानी कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होना, इसको कहा जाता है साथियों लैप्स रेट कहते हैं। और इसका जो औसत मान है वो कितना है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। यानी कि जैसे जैसे हम पृथ्वी की सतह से ऊपर जाएंगे तो जैसे 1 किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आएगी साथियों, कमी आएगी। इसके बाद में इससे ऊपर एक और परत आती है साथियों, इस क्षोभ मंडल से ऊपर हम जाएंगे तो एक और परत आएगी लगभग 50 किलोमीटर तक। साथियों इसका जो ऊंचाई है वो कितनी है, 50 किलोमीटर। इसकी ऊंचाई है 50 किलोमीटर और ये है साथियों कौन सा, समताप मंडल। समताप मंडल। इसको अब जैसे जैसे इसमें क्या होगा, तापमान में पहले वाले में क्या हो रही थी, तापमान में कमी होगी, यहाँ पर तापमान में क्या होगी, वृद्धि। तापमान में वृद्धि होगी, तापमान में वृद्धि होगी। और इसमें जो विशेष घटना है वो साथियों वायुयान, यानी कि जो वायुयान है, वायुयान इसी मंडल के अंदर इसी परत में क्या करेंगे, उड़ते हैं। एक और परत आएगी साथियों इसके बाद में, उस परत का नाम है मध्य मंडल। मध्य मंडल इसको कहेंगे साथियों मध्य मंडल, मेसोस्फीयर। इसमें क्या होगा, ये सबसे शीत यानी कि सबसे शीतल सबसे ठंडा जो मंडल है वो कौन सा है, ये है। और यहाँ का औसत जो तापमान है साथियों, यहाँ का औसत तापमान होगा वो कितना है, औसत तापमान -95 डिग्री सेल्सियस। एक और परत इससे ऊपर आएगी यानी कि ये होगा 80 किलोमीटर। ये 50 से ऊपर 80 किलोमीटर तक होगा। और 80 से ऊपर यानी कि 1600 किलोमीटर तक, 80 से ऊपर 1600 किलोमीटर तक जो फैला होगा वो होगा साथियों हमारा, इसको कहते हैं आयन मंडल कह सकते हैं हम, आयन मंडल, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, थर्मोस्फेयर भी कहेंगे। साथियों इसमें इसकी जो विशेषता है वो क्या है, संचार के लिए उत्तरदायी, संचार के लिए उत्तरदायी जितने भी सैटेलाइट हैं, संचार के लिए उत्तरदायी जितने भी उपग्रह वगैरह सारे के सारे कहाँ पर, इस आयन मंडल में स्थापित किए जाते हैं। तो ये साथियों ये सारी जो चारों प्रकार की परतें हैं ये हो गई साथियों। फिर एक इस परत को हम कहते हैं ओजोन परत। साथियों ओजोन परत कहाँ पर आएगी, तो जैसे ये आपका जो स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर ये वाला, ये जो समताप मंडल है
इसी में क्या पाई जाती है, ओजोन परत भी पाई जाती है। यानी कि जो पराबैंगनी सूर्य की जो हानिकारक पराबैंगनी किरणें हैं उनको धरातल पे आने से रोकने वाली जो परत है वो भी साथियों कहाँ पर पाई जाती है, इस समताप मंडल में पाई जाती है। इसीलिए इसको ओजोनोस्फेयर भी नाम दिया गया है साथियों। इसको कहेंगे ओजोनोस्फेयर भी, इसको कहेंगे। एक एक करके जो इसकी विशेष बातें हैं वो लिखेंगे। सबसे पहला शोभ मंडल। शोभ मंडल, शोभ मंडल साथियों इसकी ऊंचाई क्या है, तो इसकी ऊंचाई होगी ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में, ध्रुवीय क्षेत्रों में इसकी ऊंचाई होगी 8 किलोमीटर, और साथ में भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा में इसकी ऊंचाई होगी 18 किलोमीटर। फिर साथियों समस्त प्रकार की जलवायुवी घटनाएं, समस्त जलवायुवी घटनाएं, समस्त जलवायुवीय घटनाओं के लिए, समस्त जलवायुवीय घटनाओं का संपादन कहाँ पर होगा, इसी परत में होगा। समस्त जलवायुवी घटनाओं का संपादन क्या होगा, यहीं पर होगा। ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होगी, यहाँ पर कमी आएगी। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी, ऊंचाई के साथ तापमान में कमी आएगी। इसको क्या कहते हैं, लैप्स रेट कहते हैं। क्या कहेंगे साथियों, लैप्स रेट, यानी कि शोभ मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होना, इसको कहेंगे लैप्स रेट। और इसका जो मान है 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। फिर साथियों क्षोभ मंडल और समताप मंडल, इन दोनों के बीच में, इन दोनों को अलग करने वाली एक परत होती है जिसको नाम दिया जाता है ट्रोपोपोज, 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 यानी कि शोभ मंडल, शोभ मंडल व समताप मंडल के मध्य, समताप मंडल मध्य पाई जाने वाली एक पतली परत होती है जिसको कहा जाता है ट्रोपोपोज। फिर बात करते हैं दूसरी जो परत है वो है साथियों समताप, दूसरा जो मंडल है समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई क्या होगी, समताप मंडल की ऊंचाई होगी 50 किलोमीटर। समताप मंडल की ऊंचाई होगी साथियों 50 किलोमीटर। इसकी क्या विशेषता है, तो इसको ओजोनोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। ओजोनोस्फेयर यानी कि ओजोन मंडल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साथियों इसको ओजोन मंडल, क्योंकि पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली, पराबैंगनी किरणों को, पराबैंगनी किरणों को रोकने वाली परत कौन सी है, ओजोन। कहाँ पर पाई जाएगी, यहीं पर पाई जाएगी। देखिए साथियों इसकी ऊंचाई तो है 50 किलोमीटर, परंतु जो ओजोन परत है वो पाई जाएगी 25 किलोमीटर तक। ओजोन परत पाई जाएगी 25 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाएगी। फिर साथियों इसमें क्या होगा, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। साथियों इसको कहा जाएगा नेगेटिव लैप्स रेट। ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, इसको कहेंगे नेगेटिव लैप्स रेट। और महत्वपूर्ण घटना कौन सी होती है, तो समस्त वायुयान,
वायुयान। वायुयान कहाँ पर उड़ेंगे? तो समताप मंडल में ही गति करेंगे, समताप मंडल में ही उड़ेंगे। तीसरी परत है मध्यमंडल। मध्यमंडल साथियों, मध्यमंडल और वापस जैसे ट्रोपोपोज देखा था, जो ट्रोपोपोज क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को अलग करने वाली एक परत थी, ट्रोपोपोज थी। उसी प्रकार से स्ट्रेटोस्फेयर एवं इस मीजोस्फेयर को अलग करने वाली जो परत है इसको कहा जाता है मीजोपोज कहा जाता है। मीजोपोज यानी कि वह परत जो समताप मंडल, समताप मंडल, समताप मंडल एवं समताप मंडल एवं मध्यमंडल, मध्यमंडल को अलग करने वाली परत है, उसको क्या कहेंगे हम? मीजोपोज कहेंगे। फिर बात आती है साथियों मीजोस्फेयर, मीजोस्फेयर या मध्यमंडल, मीजोस्फेयर या मध्य मंडल कहेंगे। मध्यमंडल की क्या खासियत है साथियों? इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई कितनी है? 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होगी, 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई है, वो 80 किलोमीटर तक है। और ये सबसे ठंडा परत है। वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल या सबसे ठंडी जो परत है वो यही है। यहाँ का जो औसत तापमान है -95 डिग्री सेल्सियस है। अंत में एक और बचता है साथियों, वो कौन सा है? थर्मोस्फेयर यानी कि तापमंडल, तापमंडल या थर्मोस्फेयर, तापमंडल या थर्मोस्फेयर, तापमंडल या थर्मोस्फेयर। साथियों इसकी ऊंचाई है वो 1600 किलोमीटर तक, यानी कि 80 किलोमीटर के बाद 1600 किलोमीटर तक जो पाया जाएगा वो सारा का सारा कौन सा होगा? तापमंडल होगा। और यहाँ पर वापस क्या होगा? ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होगी, ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ऊंचाई के साथ तापमान में क्या होगी साथियों? वृद्धि होगी। क्षोभ मंडल में कमी हो रही थी, फिर समताप मंडल में वापस वृद्धि हो रही थी और मध्य मंडल में वापस कमी हुई थी। तो इसीलिए सबसे ठंडा जो मंडल है वो कौन सा है? ये मध्य मंडल है। और ताप मंडल या थर्मोस्फेयर में वापस ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है। फिर संचार के लिए जितने भी उपग्रह वगैरह जो सेट किए जाते हैं, सैटेलाइट सेट किए जाते हैं, समस्त इसी में किए जाते हैं। तो संचार के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, संचार के लिए उत्तरदायी, संचार के लिए उत्तरदायी यदि कौन सा मंडल है पूछा जाए तो कौन सा है साथियों? यह तापमंडल या थर्मोस्फेयर। फिर साथियों इसकी जो अंदर की परत है, इस तापमंडल में दो परतें पाई जाती है। तो इसकी जो आंतरिक परत है, आंतरिक परत, इसको साथियों कहा जाता है आयन मंडल। क्या कहा जाएगा साथियों? आयन मंडल, आयन मंडल। और इसकी जो बाहरी परत है उसको कहा जाएगा बाहरी परत, बाहरी परत, इसको कहा जाएगा बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर, बाह्य मंडल या एक्सोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो ये साथियों क्या थे? वायुमंडल की परतें थी। साथियों फिर बात करते हैं वायुमंडल की कुछ संगठन जो होते हैं, अवयव, वायुमंडल के अवयव। वायुमंडल के जो अवयव हैं उसमें से हम सबसे पहला देखेंगे, सबसे पहले मंडल की बात करते हैं सौर विकिरणें, सौर विकिरणें यानी कि सोलर रेडिएशंस।
तो ऊर्जा का जो मुख्य स्रोत है इन सौर विकिरणों का जो सोर्स है वो है साथियों कौन सा है? सूर्य। इनका स्रोत है वो है सूर्य। सूर्य सूर्य की जो ऊंचाई है, सूर्य की पृथ्वी से ऊंचाई, पृथ्वी से जो सूर्य की जो ऊंचाई है, सूर्य की औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई वो है साथियों 150 इंटू 10 की पावर 6 किलोमीटर। ये सूर्य की क्या है? पृथ्वी से औसत ऊंचाई है एवं सूर्य का औसत तापमान, सूर्य का औसत जो तापमान है वो है साथियों कितना? 5777 केल्विन। 5777 केल्विन, या हम इसको लिख सकते हैं लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस। फिर सूर्य की जो विकिरणें हैं, सूर्य की विकिरणों का जो प्रकार है, सूर्य की विकिरणें कितने प्रकार की हो सकती है या इनमें कितने प्रकार के रंग हो सकते हैं? तो एक शब्द आपने सुना होगा विबग्योर, यानी कि कौन कौन सी? वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो और रेड। तो इन सब में कौन सी जो प्रकार की, जो कौन से रंग की जो किरणें हैं वो पौधों के लिए उपयुक्त हैं और कौन से रंग की किरणें पौधों के लिए उपयुक्त नहीं है? तो साथियों जो लाल रंग की, रेड कलर की जो लाल किरणें हैं, लाल किरणें प्रकाश संश्लेषण के लिए, सबसे प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त है। जो लाल किरणें हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त हैं, जबकि नीली एवं हरी जो किरणें हैं वो प्रकाश संश्लेषण के लिए उपयुक्त नहीं है, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये अनुपयुक्त हैं। फिर साथियों प्रकाश की अवधि, जो सौर विकिरण है उनका धरातल पर आना और उनका जो अवधि है उसको हम पढ़ेंगे साथियों। जो प्रकाश की अवधि है वो पौधों के ऊपर, उनके पुष्पन के ऊपर, फलन के ऊपर किस प्रकार से प्रभाव डालती है, इसको साथियों कहा जाता है फोटो पेरियोडिज्म, यानी कि प्रदीप्तिकालिता। तो साथियों प्रदीप्तिकालिता किसको कहेंगे? प्रदीप्तिकालिता का अर्थ होता है प्रदीप्तिकालिता, यानी कि फोटो पेरियोडिज्म, फोटो पेरियोडिज्म सूर्य के प्रकाश से प्रकाश की अवधि का, सूर्य की प्रकाश की अवधि का पौधों के पुष्पन एवं फलन पर पड़ने वाला प्रभाव, जो सूर्य के प्रकाश की अवधि है वो उसका पौधों के फलन एवं पुष्पन के ऊपर जो प्रभाव पड़ेगा उसको कहा जाएगा प्रदीप्तिकालिता। और साथियों ये जो शब्द हैं ये सर्वप्रथम गार्डनर एवं एलार्ड नाम के व्यक्तियों के द्वारा दिया गया। गार्डनर एवं एलार्ड द्वारा, गार्डनर एवं एलार्ड के द्वारा सन 1920 में फोटो पेरियोडिज्म के बारे में, प्रदीप्तिकालिता के बारे में पहली बार बताया गया। साथियों देखिए इसके आधार पर, फोटो पेरियोडिज्म के आधार पर, प्रकाश की अवधि के आधार पर पौधों को कितने भागों में बांटा है?
तो पौधों को 3 भागों में बांटा है साथियों। पहला है इसमें शॉर्ट डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट यानी कि लघु प्रकाश चाहने वाले पौधे, लघु प्रकाश चाहने वाले पौधे, लघु प्रकाश चाहने वाले पौधे, वे पौधे जिनको प्रकाश की आवश्यकता 10 घंटों से कम, वे पौधे जिनको प्रकाश की आवश्यकता यानी कि वे पौधे जिनके पुष्पन एवं फलन के दौरान उनको 10 घंटों से कम सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता हो, वे समस्त पौधे किस श्रेणी में आएंगे साथियों? शॉर्ट डे प्लांट में आएंगे, लघु प्रकाश चाहने वाले पौधे में आएंगे। साथियों इसमें कौन कौन से पौधे आएंगे तो आप समझ सकते हैं, जितने भी खरीफ की जो फसलें हैं, खरीफ की फसलें या हम कह सकते हैं जितने भी उष्ण कटिबंधीय जो फसलें हैं, समस्त खरीफ की फसलें या उष्ण कटिबंधीय जो फसलें हैं वो सारी किस में आएंगी? इसमें आएंगी। जैसे हम बात कर सकते हैं धान, बाजरा, मूंग, तंबाकू, सरसों, ये समस्त किसमें आ जाएंगे साथियों? इस शॉर्ट डे प्लांट में। दूसरा है साथियों लॉन्ग डे प्लांट, LDP यानी कि दीर्घ प्रकाश चाहने वाले पौधे, दीर्घ प्रकाश चाहने वाले पौधे, दीर्घ प्रकाश चाहने वाले पौधे जिनको 12 घंटों से अधिक, 12 घंटों से अधिक, माफ कीजिएगा 12 से हम लिख सकते हैं 14 घंटों से अधिक, 14 घंटों से अधिक प्रकाश चाहने वाले यानी कि पुष्पन और फलन के दौरान यदि किसी पादपों को 14 घंटों से 14 आवर्स से अधिक अगर प्रकाश की आवश्यकता होती है तो वो साथियों किस में आ जाएंगे? लॉन्ग डे प्लांट में आ जाएंगे, दीर्घ प्रकाश चाहने वाले पादपों में आ जाएंगे। और जितनी भी रबी की जो भी फसलें हैं साथियों वो किस में आ जाएंगी? इसमें आ जाएंगी। जैसे हम बात कर सकते हैं गेहूं हो गया, गेहूं, जौ, जई, ये समस्त किस में आ जाएंगे? दीर्घ प्रकाश चाहने वाले पौधों में आ जाएंगे। फिर साथियों एक है इंटरमीडिएट डे प्लांट यानी कि मध्यवर्ती, अंतःवर्ती प्रकाश चाहने वाले पादप, अंतःवर्ती प्रकाश चाहने वाले पादप। इस श्रेणी में कौन से पादप आएंगे साथियों? वे पौधे जिनको 12 से लगाकर 14 घंटों के मध्य, 12 घंटों से लगाकर 14 घंटों के मध्य प्रकाश की आवश्यकता होती है। यानी कि वे पौधे जिनमें यदि 12 घंटों से कम तापमान मिलता है, प्रकाश मिले, या फिर 14 घंटों से अधिक प्रकाश मिले, तो दोनों स्थितियों में ये उनके लिए उचित नहीं होगा, तो वे पौधे किस में आ जाएंगे? अंतःवर्ती प्रकाश चाहने वाले पादपों में आ जाएंगे, इंटरमीडिएट डे प्लांट में आ जाएंगे। और साथियों इस प्रकार का जो पौधा है वो है साथियों गन्ना, वो है साथियों कौन सा? गन्ना। और गन्ने को इसी प्रकार की विशेषता के कारण, इस प्रकार की जो जलवायु स्थिति है, ये प्रकार इनको प्राप्त होती है साथियों कोयम्बटूर तमिलनाडु में। कहाँ पर? कोयम्बटूर तमिलनाडु में प्राप्त होती है। और यही कारण है कि गन्ने का जो अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर है साथियों? इस कोयम्बटूर तमिलनाडु में ही है। जो प्रजनन संस्थान है SBI है वो कहाँ पर है? SBI शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट, ये कहाँ पर है साथियों? इस कोयम्बटूर तमिलनाडु में है। और एक और बचता है वो है साथियों DNP, डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि
दिवस निष्प्रभावी पौधे, दिवस निष्प्रभावी पौधे, दिवस निष्प्रभावी पौधे वे पौधे जिनके ऊपर, जिनके फलन एवं पुष्पन के दौरान उनकी प्रकाश की अवधि का किसी प्रकार का कोई उनके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, वो है साथियों किस में आ जाएंगे, दिवस निष्प्रभावी पौधे में आ जाएंगे। और इसमें आ जाएगा कपास, मक्का, खीरा आदि फसलें किस में आ जाएंगी साथियों, इस दिवस निष्प्रभावी फसलों में आ जाएंगी। फिर साथियों बात करते हैं जो प्रकाश की गुणवत्ता, प्रकाश की गुणवत्ता। साथियों जो प्रकाश हैं वो पृथ्वी पर किस रूप में आता है, जो सूर्य की किरणें हैं, सौर विकिरणें किस रूप में आती हैं, तो सौर विकिरणें धरातल पर विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में आती हैं। इन किरणों को साथियों हम कह सकते हैं पार यानी कि फोटोसिंथेसिस, एक्टिव रेडिएशन, प्रकाश संश्लेषी, सक्रिय विकिरणें, या साथियों इनको कहा जा सकता है फोटोन। क्या कहा जाता है साथियों, फोटोन, या इसी को हम कह सकते हैं क्वांटा, इसी को हम कहेंगे क्वांटा। और इनका जो मापन किया जाएगा साथियों वो किया जाएगा क्वांटम सेंसर में। किस में किया जाएगा, क्वांटम सेंसर में किया जाएगा। एक शब्द है साथियों सौर स्थिरांक, सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक क्या है साथियों, तो पृथ्वी के 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में, 1 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में प्रति मिनट प्राप्त होने वाली जो सूर्य की ऊर्जा है उसको कहा जाता है सौर स्थिरांक। सौर स्थिरांक यानी कि पृथ्वी की सतह पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र पर प्रति मिनट प्राप्त होने वाली ऊर्जा क्या कहलाएगी साथियों, सौर स्थिरांक कहलाएगी। और इसका जो मान है साथियों 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट, या इसको एक और मान दिया जाता है 1353 वाट प्रति मिनट। फिर साथियों जो पार हैं ये क्या है, तो सूर्य की किरणों का जो नैनोमीटर में जो मान है साथियों ये हो गया 0 से लगाकर 400 नैनोमीटर, फिर 400 से 700 नैनोमीटर, और यहाँ पर 700 से 1000 नैनोमीटर। तो सूर्य की जो किरणें हैं 400 से 700 नैनोमीटर के मध्य की जो सूर्य की जो विकिरणें हैं उनको कहा जाता है प्रकाश संश्लेषी सक्रिय विकिरणें। 400 से कम पर जो आएगी वो क्या आ जाएगी साथियों, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणें। और 700 से 1000 तक, 700 से ऊपर जो है वो साथियों क्या है, अवरक्त यानी कि इंफ्रारेड अवरक्त किरणें। तो साथियों ये था हमारा मौसम और जलवायु का कुछ टॉपिक, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा मौसम की जो घटनाएं हैं वो कौन से मंडल में होती है, कितने मंडल होते हैं उसमें, फिर जो उसके घटक हैं तो उसमें एक घटक हमने देखा कौन सा, सौर विकिरणें, सोलर रेडिएशन। फिर आपको कल नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, नमस्कार। आप
कोई अगर ये पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।